Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about three Carnatic wars and Battle of Plassey and Buxar. काफी important टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से. बिल्कुल फोकस के साथ पहले हम हैदराबाद और कार्नेटिक की स्टोरी देखेंगे, उसके बाद तीनों कार्नेटिक वॉर्स को डिस्कस करेंगे, देन हम बंगाल की स्टोरी को देखेंगे और फिर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. स्टोरी ऑफ हैदराबाद. हैदराबाद की स्टोरी स्टार्ट होती है चिन क्लिच खान से, जो क्या थे, ये वजीर की पोस्ट पर थे मुगल एम्पायर के अंदर. फिर इनके वजीर की पोस्ट पर होने के बाद काफी नोबल्स को इनसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कब 1724 के अंदर कि अब ये अपनी खुद की इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे. उसके लिए इन्होंने 1724 में क्या किया, उस टाइम पर वायसरॉय होते थे एक डेक्कन के, जिनका नाम था मुबारिज खान. मुबारिज खान, उनके साथ इनका एक बैटल हुआ जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ खेड़ा. बैटल ऑफ खेड़ा 1724. उसके अंदर चिनकुलिच खान ने मुबारिज खान को हराया और उसके बाद उन्होंने एक सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया. सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जिसका नाम क्या था, हैदराबाद. अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसी टाइम पीरियड के बाद उनके जो सक्सेसर थे चिनकुलिच खान के, चिनकुलिच खान को एक और वर्ड से बोला जाता था असफ झा. अगर कहीं पर आपको असफ झा मिलेगा, कहीं पर आपको चिनकुलिच खान मिलेगा. असफ झा वहां के नवाब बने हैदराबाद के, और जो भी इनके सक्सेसर थे, जितने भी इनके सक्सेसर्स हुए, फिर उनको कहा जाने लगा निजाम्स ऑफ हैदराबाद. निजाम्स ऑफ हैदराबाद. अब उस टाइम पीरियड से लेकर निजाम्स ने हैदराबाद पे कब तक रूल किया, टिल 1947 तक रूल किया. उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर मिलिट्री फोर्स से वहां पर अटैक्स करवाए और उसके बाद हैदराबाद को निजाम से फ्री कर इंडियन टेरिटरी के अंदर शामिल किया गया. तो ये थी स्टोरी हैदराबाद की. अब हम बात करेंगे कार्नेटिक की स्टोरी और उसके बाद डिस्कस करेंगे थ्री कार्नेटिक वॉर्स को. स्टोरी ऑफ कार्नेटिक. कार्नेटिक एक वायस रॉयल्टी की तरह एस्टेब्लिश हुआ था. कौन से ईयर के अंदर ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया था, 1692 के अंदर. 1692 के अंदर कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उस टाइम पीरियड के अंदर 1692 में मुगल एम्पायर में औरंगजेब का रूल चल रहा था. इसीलिए औरंगजेब ने 1692 के अंदर क्या किया, जुल्फिकर खान, जुल्फिकर अली खान को अपॉइंट किया. कहां पर, कार्नेटिक के अंदर. कार्नेटिक के अंदर उन्होंने जुल्फिकर अली खान को अपॉइंट किया और कार्नेटिक को संभालने के लिए बोला, और जुल्फिकर खान वहां के वायसरॉय बने. लेकिन फिर भी कार्नेटिक किसके अंडर आता था, वायस रॉयल्टी ऑफ डेक्कन के अंदर ही आता था. अब वायस रॉयल्टी ऑफ डेक्कन किसके पास थी, मुबारिज खान के पास थी, जिसको बैटल ऑफ खेड़ा के अंदर चिनकुलिच खान ने ऑलरेडी हरा दिया था. तो जिस टाइम पर हैदराबाद इंडिपेंडेंट हुआ, जिस टाइम पर हैदराबाद को इंडिपेंडेंस मिली, उसी टाइम पीरियड के अंदर कार्नेटिक ने क्या सोचा कि अब हम भी फ्री हो जाते हैं. और कार्नेटिक भी क्या हुआ, फ्री हो गया. किससे, डेक्कन की वायसरॉयल्टी से. और उसके बाद सादत अली खान, सादत अली खान, ये वहां कर नवाब ऑफ कार्नेटिक बने. अब प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई कार्नेटिक के अंदर, जब सादत अली खान की जो डेथ थी वो कब हुई, उनकी डेथ हुई 1732 के अंदर. अब 32 के अंदर क्या हुआ कि कार्नेटिक के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए. अब उन पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर सबसे बड़ी सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, अब इंडिया के अंदर काफी सारी यूरोपियन कंपनीज थी. उनमें से दो इंपॉर्टेंट कंपनीज थी उस टाइम पर, एक आपकी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड फ्रेंच कंपनी. अब उस टाइम पीरियड के उन पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा सोचा फ्रेंच ने उठाने का. इसी उस टाइम पर एक बहुत फेमस फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम था जोसेफ ड्यूप्लेक्स. जोसेफ ड्यूप्लेक्स ने क्या सोचा कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठाया जाए और इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर घुसा जाए और उसके बाद इंडिया के ऊपर रूल करने का उन्होंने सोचा.
ये चीज जब ब्रिटिशर्स ने देखी तो उनको अच्छी नहीं लगी कि उनके अलावा कोई और यूरोपियन कंपनी इंडिया के अंदर अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसकी वजह से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ब्रिटिश एंड फ्रेंच इन दोनों के बीच के क्लैशेस स्टार्ट हुए और ये दोनों ही कंपनीज आमने सामने हुई। उसके बाद इन दोनों ही कंपनीज के बीच में 3 वॉर्स हुए जिनको फेमसली बोला जाता है द 3 कार्नेटिक वॉर्स, जो काफी टाइम पीरियड तक हुए। तीनों कार्नेटिक वॉर्स के अलग अलग रीजंस थे, बिकॉज दोनों ही कंपनियां सिर्फ एक चांस चाहती थी एक दूसरे से लड़ने का और अपनी सुप्रीमेसी को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करने का। उसकी वजह से इन तीनों के बीच में 3 वॉर्स हुए जिनको हम 3 कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे तीनों कार्नेटिक वॉर्स को। तीनों ही कार्नेटिक वॉर्स के बाद की जो सिचुएशन आई वो क्या आई कि तीनों कार्नेटिक वॉर्स का एंड रिजल्ट आया कि ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी बनी और फ्रेंच की सुप्रीमेसी इंडिया के अंदर खत्म हो गई और वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर इंडिया के अंदर रह गई। ये उसका एंड रिजल्ट था। बट हमें तीनों ही वॉर्स को ब्रीफली डिस्कस करना है, साथ में ही सभी वॉर्स के एंड के बाद जो ट्रीटी हुई हमें उस ट्रीटी को भी बहुत ब्रीफली डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी। लेट डिस्कस 3 कार्नेटिक वॉर्स वन बाय वन। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपका हुआ 1740 से 48 तक, सेकंड हुआ 1749 से 54 तक एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ 1758 से 63 तक। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और इसको आप फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर भी बोल सकते हो। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 1740 में क्या हुआ, एक ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हुआ। किसके बाद? किंग चार्ल्स 6 की डेथ के बाद। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी? जैसे इंडिया के अंदर मान लो कि किसी इंसान को राजा बनना है, बट अब उस कैंडिडेट 2 हैं बट उनमें से एक ही राजा बन सकता है। एक कैंडिडेट को कोई सपोर्ट कर रहा है, एक कैंडिडेट को कोई सपोर्ट कर रहा है और उनमें से एक ही जीतेगा, तो जो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्टिंग पार्टी थी उसको बुरा लगेगा और फिर वो कुछ ना कुछ हलचल करेगी, कुछ ना कुछ अगेंस्ट में एक्शंस लेगी। तो वही सेम सिचुएशंस थी कि किंग चार्ल्स की डेथ हुई, उसके बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पर था जिसके अंदर ब्रिटेन क्या कर रहा था, मैरिया थेरेसा का क्लेम को सपोर्ट कर रहा था और फ्रेंच क्या कर रहे थे, चार्ल्स एल्बर्ट के सपोर्ट कर रहे थे। दोनों ही कंपनीज अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही थी और उसी की वजह से क्या हुआ, द आउटब्रेक ऑफ दिस वॉर प्रोवाइडेड द कंटेक्स्ट ऑफ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी प्रेजेंट इन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका। उसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के अंदर दोनों ही पार्टीज के बीच में एक वॉर की सिचुएशन स्टेब्लिश हुई। बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर सिर्फ इंडिया के अंदर ही आई थी, इंडिया के अंदर स्टेब्लिश हुई। बिकॉज जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी उनका मोटो क्या था कि जितनी भी नॉन यूरोपियन कंपनीज हैं उन पे जाकर वहां पर अपने आप को स्टेब्लिश करना। अब सिचुएशन ये हुई कि उसकी वजह से इंडिया के अंदर भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, दोनों के बीच में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसके अंदर जो फ्रेंच गवर्नर थे ड्यूप्लेक्स, उन्होंने इंग्लिश के ऊपर, इंग्लिश पोजीशन के ऊपर अटैक किया। कहां पर? मद्रास के अंदर। और उसकी वजह से जो इंग्लिश थे उन्होंने नवाब ऑफ कार्नेटिक, उस टाइम पर नवाब कौन थे कार्नेटिक की? अनावरुद्दीन, अनावरुद्दीन से हेल्प मांगी। तो ऐसे करके कार्नेटिक की जो लोकेशन थी वो बीच में आई, इसीलिए इनको कार्नेटिक वॉर्स भी बोला जाता है। और उसी टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर क्या हो रहा था कि वो वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था वो एंड पर आया, जिसके बाद विच ऑल्सो लेड टू द एंड ऑफ द वॉर बिटवीन द टू कंपनीज एवरीवेयर। अब यूरोप में जहां से स्टार्टिंग हुई थी वहां अगर चीजें खत्म हो गई तो इन्होंने इंडिया के अंदर भी चीजें खत्म कर दी। अब ये वॉर किस ट्रीटी के साथ एंड हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्साले चैपेले के साथ ये एंड हो गया। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, अब जो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन आई सामने कि ना ही कुछ इंग्लिश को ज्यादा फायदा हुआ ना ही कुछ फ्रेंच को ज्यादा फायदा हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो उनकी टेरिटरी थी उन्होंने उसको वापस संभाला और सेम जो फ्रेंच के पास अपनी जगहें थी, अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, अपनी लोकेशंस थी इंडिया के अंदर स्टेब्लिश, उन्होंने उनको संभाला और एक बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर हो गया। इसलिए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का ऐसा कोई भी सीरियस रिजल्ट निकलकर नहीं आया। अब फिर स्टार्टिंग हुई सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर में भी सिचुएशन सेम थी जो फर्स्ट में बनी थी, बस डिफरेंस क्या था कि पहले सिचुएशन कहाँ थी, यूरोप के अंदर थी कि एक सीट के लिए 2 कैंडिडेट थे और अलग अलग कंपनी अलग अलग को सपोर्ट करती। अब वो सेम सिचुएशन बनी इंडिया के अंदर।
कहाँ कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर और कर्नाटक के अंदर, दोनों जगह पर नवाब बनने वाले थे। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि वही दावेदार दो थे, कैंडिडेट दो थे, अब दोनों में से एक ही बनना था और दोनों ब्रिटिश अलग दो कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे, एक नवाब कर्नाटक के लिए और एक हैदराबाद के लिए। वही सेम फ्रेंच अलग नवाब को सपोर्ट कर रहे थे दोनों जगह के लिए, कर्नाटक के लिए भी और हैदराबाद के लिए भी। उसकी वजह से दोनों ही जगहों पर यहाँ पर भी फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि जो कैंडिडेट्स जीते वो किससे बिलोंग कर रहे थे, जिनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने फिर प्लानिंग प्लॉटिंग की, जिसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ। अब देखते हैं, फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम ऑफ चंदा साहिब एट कार्नेटिक एंड मुजफ्फर जंग एट हैदराबाद। ये दो कैंडिडेट थे जिनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। अब ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे थे, मोहम्मद अली को कार्नेटिक के अंदर एंड नासिर जंग को हैदराबाद के अंदर। अब इस वॉर ऑफ सक्सेशन में क्या हुआ कि जो भी फ्रेंच कैंडिडेट थे दोनों जगह पर वो जीत गए, जिसकी वजह से दोनों ही जगहों पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। अब ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई, इसलिए इनिशियली क्या हुआ, द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज वेरी केयरलेस, बट आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू जनरल सॉन्डर्स दे फेल्ट द नीड फॉर सम एक्टिविटी अगेंस्ट द फ्रेंच। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया, बट बाद में जब जनरल सॉन्डर्स आए इंडिया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडल किया, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने सोचा कि अब उन्हें फ्रांस के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसी टाइम पीरियड के अंदर एक यंग क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, रॉबर्ट क्लिव, जो बाद में जाकर गवर्नर भी बने, वॉलंटियर टू फाइट एंड सजेस्टेड क्रिएटिंग ए डाइवर्सन। अब ये रॉबर्ट क्लिव का मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और थोड़ा बहुत एंड रिजल्ट हमें इस कार्नेटिक वॉर के बाद मिला। अब देखते हैं रॉबर्ट क्लिव ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जिसकी वजह से वो जीत गए और फ्रेंच आर्मी हार गई, जिसको हम बोलते हैं सीग ऑफ आर्कॉट। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट अगर मेंस में आए तो आपको यही आंसर करना है। अब सीग ऑफ आर्कॉट क्या था कि जो चंदा साहिब थे, जो रूलर बनी थे, मार्च उन्होंने किस तरफ, ट्रिचनपॉली की तरफ उन्होंने मार्च किया, किसके लिए, मोहम्मद अली को मारने के लिए। मोहम्मद अली जो उनके अगेंस्ट उस टाइम पर थे वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर। अब उन्होंने, उनकी कंट्रोवर्सी उनके साथ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने प्लानिंग की और उन्होंने इनको मारने की सोची। उसके टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जब वो इनको मारने के लिए अपने एरिया से गए, अब आपने देखा होगा कि चंदा साहब कहाँ के थे, कार्नेटिक के थे। अब कार्नेटिक नवाब जब उन्होंने कार्नेटिक से मूव कर किया, कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली मूव किया, उस टाइम पीरियड के अंदर रॉबर्ट क्लिव ने अपने माइंड को यूज किया और क्या किया, उनकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया। अब जब चंदा साहिब को पता चला कि उनकी कैपिटल जो क्या थी, आरकोट थी, कार्नेटिक की कैपिटल क्या थी, आरकोट थी, उसको कैप्चर कर लिया गया है, तो उन्होंने सोचा कि वो मोहम्मद अली को तो बाद में मारेंगे, पहले वो आरकोट वापस चलते हैं। और जैसे ही जिस टाइम पर वो आरकोट आ रही थी, उसी टाइम पीरियड के अंदर एक ब्रिटिश यूनिट, बहुत बड़ी ब्रिटिश यूनिट, जिसको सपोर्ट किसका था, रॉबर्ट क्लिव का सपोर्ट था, उन्होंने सारा ही इवेंट को चेंज कर दिया और चंदा साहिब को कैप्चर भी कर लिया और उनको मार भी दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर सक्सेसफुल हो गए। अब कार्नेटिक तो मोहम्मद अली को मिल गया बिकॉज चंदा साहिब की डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मतलब जीते कौन, ब्रिटिशर्स जीत गए, पावर किसके हाथ में आ गई, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई, जो किसके पास थी, फ्रेंच आर्मी के पास थी। उसके बाद एक ट्रीटी हुई आफ्टर सेकेंड कार्नेटिक वॉर, एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी 1750 और के अंदर, जिसके अंदर द फ्रेंच वर फोर्स्ड टू रिकॉल देयर गवर्नर ड्यूप्लेक्स फ्रॉम इंडिया, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या कंडीशन रखी, ड्यूप्लेक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे हैं फ्रेंच की साइड से, फ्रेंच कंपनी के, जिनका सारा मास्टरमाइंड की वजह से फ्रेंच ने इतनी ग्रो किया था इंडिया के अंदर, कि उनको वापस भेज दो, इंडिया से वापस फ्रांस भेज दो, ये ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रखी और ब्रिटिशर्स की ये कंडीशन मानी भी गई। एंड द फ्रेंच वर अलाउड टू एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन हैदराबाद एंड रिटेन देयर टेरिटरीज इन इंडिया। अगर सॉरी अगर ड्यूप्लेक्स को फ्रेंच जो है वो वापस भेज देते हैं फ्रांस के अंदर, तो ब्रिटिशर्स जो ने अलाउ किया फ्रांस को कि हाँ आप अपने इन्फ्लुएंस को इंडिया के अंदर मेंटेन रख सकते हो, सिर्फ ड्यूप्लेक्स को वापस भेज दो। और अब कार्नेटिक के ऊपर तो रूल किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया, बट हैदराबाद का जो रूल था वो तो अब भी फ्रांस के पास था, वो आप अपने पास रखो, और जो बाकी भी आपके इंडिया के अंदर टेरिटरीज हैं उनको भी आप रख सकते हो। ये उस चीज का कंक्लूजन निकला। अब उसके बाद हुआ तीसरा कार्नेटिक वॉर।
इसका कोई मेजर रीजन नहीं था, ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज फ्रांस भी अपना इन्फ्लुएंस इंडिया के अंदर इंक्रीज कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं चाहती थी बिकॉज वो इंडिया को कैप्चर रखना चाहते थे, वो इंडिया को अपने अंडर रखना चाहते थे। इसलिए फिर ये वॉर स्टार्ट हुआ। और ये वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1758 में स्टार्ट हुआ और ये इतना डिसिसिव बैटल था कि इसको फेमसली कैसे जाना जाता है, बैटल ऑफ वांडीवॉश इन 1760। अब इसके अंदर क्या था, जो इंग्लिश ऑफिसर कौन थे उस टाइम पर, सर आयर कोटे, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ऑफिसर काउंट डी लैली को हराया इस बैटल के अंदर और पांडुचेरी एंड माहे इन दोनों एरियाज को कैप्चर कर लिया। और इस वॉर के बाद क्या हुआ, ब्रॉट द कर्टेन्स डाउन टू द इंपीरियलिस्ट एम्बिशन ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। इसके बाद जो फ्रेंच का सपना था इंडिया को इंपीरियलिज्म से अपने अंदर रखना, अपने अंडर रखना, इंडिया के ऊपर अपने इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना, इंडिया के अंदर अपनी टेरिटरीज को एस्टेब्लिश करना, इंडिया के ऊपर रूल करने का, वो सारे सपने, वो सारे ड्रीम्स फ्रांस के वहां पर खत्म हो गए। और फिर एक ही कंपनी इंडिया के अंदर मेजर बची, वो थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने बाद में चलकर इंडिया पर रूल किया भी। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो फ्रांस थी, फ्रांस की कंपनी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए तो परमिशन थी उनके पास, बट अब उनके पास ट्रेडिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी करने की इंडिया के अंदर परमिशन नहीं थी कि अब वो सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा वो इंडिया के अंदर कोई अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इंडिया का कोई पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल कैसा भी मैटर है, उनसे फ्रेंच का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो ये इस ट्रीटी से कंक्लूजन निकला, जिसके बाद सिर्फ एक कंपनी बची, वो थी ब्रिटिश कंपनी। ये थी तीनों कार्नेटिक वॉर्स की स्टोरी। अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ बंगाल। अब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था बंगाल की फाउंडेशन कब हुई। बंगाल की फाउंडेशन हुई 1717 में। किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान ने। और फिर मुर्शिद कुली खान ने कब तक रूल किया बंगाल के ऊपर? 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान ने वहां पर रूल किया बंगाल के अंदर। इस टाइम पीरियड के अंदर बंगाल एक कैसा स्टेट था? रिवेन्यू में सबसे आगे इंडिया के अंदर भी और आसपास की कंट्रीज के अंदर भी। एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां भी सबसे आगे। हर चीज में बंगाल बहुत आगे था, काफी पावरफुल स्टेट बन चुका था वो कुछ ही ईयर्स के अंदर, इसीलिए सबकी नजर बंगाल के ऊपर थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज बंगाल के अंदर हुई जो आपको बहुत कम स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी, वो था मर्चेंट बैंकर्स का इन्फ्लुएंस। अब मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं कि सपोज करो आपका कोई लैंड है, उसके ऊपर आप कल्टीवेशन कर रहे हो, आप एक पीजेंट हो, आप कल्टीवेशन कर रहे हो, अब आपसे बहुत हाई लेवल का रिवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। अब किसी टाइम पीरियड के अंदर आपके पास पैसे, आपके पास रिवेन्यू नहीं है आगे देने के लिए, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप किससे लोन लोगे? मर्चेंट बैंकर से आप लोन लोगे और वो आपको हर तरह से इंश्योर करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी रीजन की वजह से मर्चेंट बैंकर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था बंगाल के अंदर। अब उन्हीं मर्चेंट बैंकर्स में से एक बहुत फेमस फैमिली थी जो थी जगत सेठ फैमिली। अब ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर, आज से 200-300 साल पहले भी, इस फैमिली की जो एनुअल इनकम थी वो नियर अबाउट 60 लाख थी। उस टाइम पीरियड के अंदर 60 लाख मतलब आज के 600 करोड़ से भी ज्यादा। तो इसलिए जगत सेठ फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था बंगाल के अंदर। उसी की वजह से जो भी बंगाल के नवाब बनते थे वो किसकी हेल्प से बनते थे? जगत सेठ फैमिली की हेल्प से बनते थे। और इनका इन्फ्लुएंस, ये नवाब नहीं थे बट नवाब से कम भी नहीं माने जाते थे उस टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें। अब 27, जब 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हुई, उनके बाद उनके ग्रैंडसन सुजाउद्दीन खान 1727 के अंदर बंगाल के नवाब बने और 39 तक रहे। इनका टाइम पीरियड बहुत शांत टाइम पीरियड था, जगत सेठ फैमिली की सपोर्ट से ही ये बने थे, तो इनके टाइम पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अब 39 के बाद क्या हुआ? अलावर्दी खान, ये बंगाल के नवाब बने, जिन्होंने 1739 से 56 तक बंगाल के नवाब बने रहे और ये भी सेम जगत सेठ फैमिली की हेल्प से ही बना था। ये भी जगत सेठ फैमिली की ही हेल्प से नवाब बने थे। अब इनके टाइम पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो क्या थी
कि 1751 के अंदर जो मराठास थे उन्होंने बंगाल के अंदर इंटरफेयर स्टार्ट किया। उसकी वजह से इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये मराठास को बंगाल से रिलेटेड क्या प्रोवाइड करेंगे, चौथ। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो अब आप बताओ कि चौथ क्या था। चौथ पे करेंगे ये बंगाल की तरफ से मराठास को। साथ में इन्होंने जो ओडिशा था, उस टाइम पीरियड का जो ओडिशा था, वो भी मराठास को हैंड ओवर कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई इनके टाइम पीरियड के अंदर। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम पीरियड के अंदर क्या हुई कि 1756 जब इनकी डेथ हुई, अब इनकी डेथ के बाद फिर से एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ। 1756 के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ। किसके बीच हुआ? अलावर्दी खान की डॉटर थी जिनका नाम क्या था? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। और फिर इन्हीं के ग्रैंडसन थे, अलावर्दी खान के ही ग्रैंडसन थे, जिसका नाम था सिराजू दौला। अब इन दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जो जगत सेठ फैमिली थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों किसको सपोर्ट कर रहे थे? दोनों ही घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला जीत गए इस वॉर ऑफ सक्सेशन के अंदर। और फिर 1756 के अंदर सिराजुद्दौला ही बंगाल के नवाब बने। अब उनके नवाब बनने के बाद प्रॉब्लम्स क्या आई कि जो सिराजुद्दौला थे, ना उनको बंगाल के नोबल्स पसंद करते थे, ना जगत सेठ फैमिली पसंद करती थी, और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी पसंद करती थी। और क्यों पसंद नहीं करते थे? बिकॉज वो अपनी टर्म्स के ऊपर चीजों को रूल करते थे, और वो है ना ही जगत सेठ फैमिली की सुप्रीमेसी को मानते थे, ना ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको करने के लिए कह रही थी, ना वो करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ? सिचुएशन क्रिएट हुई। किसकी? बैटल ऑफ प्लासी की। फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जिसके बाद सिराजुद्दौला तो कैप्चर्ड कर लिए गए थे। उसके बाद फिर आपके मीर जफर आए, फिर मीर कासिम आए, और फिर उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लैश हुआ, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश होने लगी, और बिकॉज उनको बंगाल की सारी पावर उनके हाथ में आ चुकी थी। अब पहले बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी से क्या फायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ। लेट डिस्कस दैट। प्लासी कॉन्स्पिरेसी, बैटल ऑफ प्लासी। वैसे तो इसको बैटल बोला जाता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये बैटल था ही नहीं, बिकॉज ये बैटल शुरू होने से पहले खत्म हो गया था। इस बैटल के अंदर ऐसी सिचुएशंस थी, और इस बैटल से ही रिलेटेड एक ब्लैक होल ट्रेजेडी भी है, जिसको भी हम समझेंगे वो क्या है। अब हमने ये देख लिया कि ब्रिटिशर्स किसको? घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन फिर सिराज केम जब पावर में आए, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कोई पेशकश या नजराना भी नहीं दिया। मतलब नॉर्मली ब्रिटिशर्स की एक तरीका था कि जब भी कोई नया नवाब बनता, वो उनको जाकर पेशकश देते थे, गिफ्ट देते थे, वो देते थे। लेकिन सिराजुद्दौला को उन्होंने कुछ नहीं दिया, बिकॉज वो उनके फेवर में नहीं थे, वो घसीटी बेगम के फेवर में थे। अब उसके बाद आपको पता है कि फोर्ट विलियम्स की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी बंगाल में उससे पहले ही, बिकॉज ये हमने अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब फोर्ट विलियम्स के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनकी वॉल्स के अंदर गन लगा दी, और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनका फ्रेंच के साथ भी कुछ क्लैश चल रहा है, बिकॉज थर्ड कार्नेटिक वॉर इस टाइम पीरियड तक नहीं हुआ था, इसलिए फ्रेंच के साथ उनका स्ट्रगल भी इस टाइम पीरियड के अंदर पीक पर था। अब सिराजुद्दौला ने क्या बोला ब्रिटिशर्स को कि तुम गन्स को हटा लो, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी। उसकी वजह से सिराजुद्दौला ने एक डिसीजन लिया, जिसको बोला जाता है फेमसली, ब्रिटिशर्स जिसको मेंशन करते हैं, द ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या कि 146 ब्रिटिशर्स थे, उनको एक छोटे से रूम में बंद कर दिया गया, ऐसे रूम में कि जहां पर उन ब्रिटिशर्स के टोटल वो जितने हैं ना, उतने बैठ भी ना पाए। तो अगर आपको इतने छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ना कोई खिड़की है, ना हवा पास हो सकती है, ना आप खड़े रह सकते हो ढंग से, बिकॉज रूम बहुत छोटा है और आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि काफी सारे ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई, और सिर्फ जब नेक्स्ट डे उस रूम के दरवाजे खुले, सिर्फ 26 आउट ऑफ 146, सिर्फ 26 ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए, और जो बाकी थे वो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। इस कंडीशन के अंदर
किसी ने भी सिराजुद्दौला को सपोर्ट नहीं किया। इवन जगत सेठ फैमिली, बंगाल के नवाब, बंगाल के लोग सब किसके फेवर में चले गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में चले गए, जिसकी वजह से एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर 1757। और सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पीस को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी प्रिविलेजेस थी, चाहे वो गन्स लगाना चाहे फोर्ट विलियम के, सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कुछ कंपनसेशन भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। लेकिन रॉबर्ट क्लिव, सेम रॉबर्ट क्लिव जो थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, बिकॉज वो एक ग्रीडी पर्सन थे और ऐसा बोला जाता है फॉर रॉबर्ट क्लिव द स्काई वॉज अ लिमिट। उनके लिए सिर्फ स्काई लिमिट था, जैसे स्काई की लिमिट नहीं वैसे ही रॉबर्ट क्लिव की भी कोई लिमिट नहीं। इसीलिए उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, जिस कॉन्स्पिरेसी को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी कॉन्स्पिरेसी ऑफ 1757। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या बनाया कि उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ एक वॉर अनाउंस किया, बैटल अनाउंस किया। बट द प्रॉब्लम क्या हुई, जगत सेठ जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, वैसे बहुत स्ट्रांग थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी मेजर दिक्कत ये हुई कि अब सिराज बैटल लड़े कैसे, बिकॉज एक किसी भी नवाब की आर्मी हो, किसी राजा की आर्मी हो, वो किसकी सुनती है? जो आर्मी का जनरल होता है उसकी। और जो आर्मी का जनरल था, सिराजुद्दौला की आर्मी का जो जनरल था, उसका नाम था मीर जफर। मीर जफर को काफी पैसे वैसे दिए गए, काफी उनको लालच दिया गया कि अगर सिराजुद्दौला नहीं रहेगा तो मीर जफर को नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। और इन सारी चीजों की वजह से मीर जफर कन्विंस हो गए और उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और उन्होंने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला लड़ने से पहले ही हार गए ब्रिटिशर से और उनको कैप्चर कर लिया गया और बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि विदाउट इंडियन सपोर्ट ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई बाहर की कंपनी आकर हम पर रूल कर जाए। कहीं ना कहीं जितना उस कंपनी ने किया उससे ज्यादा इंडियंस ने ही इंडियंस के साथ किया। अब कंसिक्वेंसेस देखें बैटल ऑफ प्लासी की क्या है। द बैटल पेव द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड देन आफ्टर ऑल ओवर इंडिया। ये पहला बैटल था जिसने ब्रिटिशर्स के लिए एक रास्ता बनाया कि उन्हें कैसे इंडिया के ऊपर रूल करना है। अब इससे ब्रिटिशर्स को प्रेस्टीज भी बहुत मिली और साथ में पैसा भी बहुत मिला। नियर अबाउट 275,000 पाउंड्स मिले जो उनको मीर जफर ने दिए, कहां से? बंगाल की ट्रेजरी से। अब उसके बाद टोटल 3 साल के अंदर मीर जफर का रूल, नवाब एज ए नवाब कितना रहा, 1757 से 60 तक। 3 साल के अंदर नियर अबाउट मीर जफर ने ब्रिटिशर्स को कितने पैसे दिए? 22.5 मिलियन रुपीज दिए। तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा अमाउंट थी। और इन्हीं बैटल्स के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बाहर से, जो उनका लंदन से उनके पास पैसे आ रहे थे, वो पैसे मंगवाना छोड़ दिया और वो इंडियंस के पैसे ही इंडिया के ही अगेंस्ट यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। Prior to Plassey battle, trade with Bengal was financed from bullion imported from Europe, but after the Plassey battle, it was exported from Bengal for trade purposes to other parts of India and China. एंड उसके साथ कंपनी को क्या मिला, उनको जमींदारी राइट्स भी मिल गए। कितने? 24 परगना एरिया के उनको जमींदारी राइट्स भी मिल गए बैटल ऑफ प्लासी के बाद। अब स्टार्ट हुआ, मीर जफर ने 3 साल नवाब रहे। उनके टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, द बंगाल्स ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द कंपनी फॉर मिलिट्री सपोर्ट वाज यूज्ड बाय द कंपनी टू डिमांड मोर फाइनेंसेस एंड मोर प्रिविलेजेस फ्रॉम नवाब। नवाब डिसाइडेड टू enlist the help of the Dutch in the military. ब्रिटिश थोरली डिफीटेड द डच। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मीर जफर ने शुरू में तो बहुत पैसा दिया ब्रिटिशर्स को, बट एक टाइम पीरियड के अंदर वो भी थक गए कि इतना पैसा ब्रिटिशर्स को दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा। तो मीर जफर ने सोचा कि वो डच की हेल्प लेंगे, जो डच कंपनी थी उसकी हेल्प लेंगे, और उन्होंने डच की हेल्प लेने का सोचा। फिर डच ने उनकी हेल्प की भी और ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट किया भी, और उसकी वजह से एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ बेदारा 1759 में हुगली के अंदर, जिसके अंदर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और उसके साथ ही दूसरी चीज क्या हुई कि कंपनी ने मीर जफर को एज ए नवाब ऑफ बंगाल हटा दिया और किसको अपॉइंट किया, मीर कासिम को एज ए नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंट किया। अब मीर कासिम का रूल भी 3 ही साल चला। शुरू में मीर कासिम ने क्या किया, बनते ही नवाब उनको बर्डवान, मिदनापुर, चिटागोंग सबकी जमींदारी राइट्स ब्रिटिशर्स को दे दिए। साथ में उन्होंने एज अ ब्राइब 29 लाख
रुपए भी दिए, किसको, ब्रिटिशर ऑफिसर्स को। बट फिर धीरे धीरे उनके भी रिलेशंस ब्रिटिशर्स के साथ खत्म होने लगे, बिकॉज कोई दे देकर भी कितनी ही ब्राइब देगा, कितनी ही रिश्वत देगा, कितने ही राइट्स देगा। उसकी वजह से उन्होंने अपने फेवर में और बंगाल के फेवर में, बंगाल के लोगों के, इंडियंस के फेवर में डिसीजन लेना स्टार्ट किया। इसीलिए उन्होंने पहला डिसीजन क्या लिया, ही डिसाइडेड टू टेक अ डिसीजन इन फेवर ऑफ बंगाल, एज सच ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर इन बिहार। पहला उन्होंने कैपिटल चेंज किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, he also abolished all the inland duties to bring merchants on equal footing as the British। उन्होंने फिर इंडियन मर्चेंट्स को भी ब्रिटिशर्स के इक्वल रखा और अलग जो अदर ड्यूटीज थी वो भी इम्प्लीमेंट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, जिस वॉर को बोला जाता है मीर कासिम और इंग्लिश के बीच में जो वॉर हुआ उसको बोला गया बैटल ऑफ बक्सर 1764, जिसके अंदर मीर कासिम को बहुत बुरी तरह से ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, जिसकी वजह से मीर कासिम बंगाल से चले गए। बैटल ऑफ बक्सर 1764 जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1763 के अंदर। इसके अंदर तीन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल लड़ा। पहले तो खुद मीर कासिम बंगाल से, उन्होंने अवध के रूलर सुजाउदौला की हेल्प ली, तो दूसरे वो, और तीसरे कौन, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। इन तीनों ने अलायंस बनाकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर लड़ा, बैटल लड़ा, लेकिन द आर्मी हैड नियर अबाउट 17,000 सोल्जर्स। ऑन द अदर एंड ब्रिटिशर्स की आर्मी कितनी थी, सिर्फ 7,000 सोल्जर्स की थी। बट ब्रिटिशर्स के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छे डिवीजन्स थे, अच्छी टेक्निक्स थी, अच्छी स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फिर भी जीत गए। और ब्रिटिशर्स की जो यूनिफाइड कमांड थी उसको हैंडल कौन कर रहे थे उस टाइम पर, मेजर मुनरो हैंडल कर रहे थे। और ये पहला बहुत बड़ा बैटल था इंडिया का, जिसके अंदर इंडिया ने किसी और पावर के साथ लड़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री का। और इसके अंदर इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को 3 जगह का मास्टर बोला गया, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। क्या क्या कंसिक्वेंसेस आए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 1765 के अंदर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। उसके अंदर क्या हुआ कि मुगल एम्परर शाह आलम को थोड़ी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया, बिकॉज मुगल एम्परर जो था, मुगल एम्पायर जो था, वो लास्ट एम्पायर था इंडिया का जो इतना एक्सपेंड था, जिसकी इतनी प्रेस्टीज थी, जिसके पास इतना पावर था, इसलिए उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया गया। और रिस्पेक्ट से ट्रीट करने का मतलब ये नहीं कि उनको बहुत पावर दी गई, उनको एनुअल पेंशन उनकी डिसाइड की गई 26 लाख, और साथ में उनको बोला गया आप इलाहाबाद और कोरा वाले एरिया में ही रहो, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। इन रिटर्न, इसके रिटर्न में शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को क्या दिया, ही ग्रांटेड दीवानी राइट्स और रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। तीनों जगह के जितने रिवेन्यू कलेक्शन राइट्स है सारे किसके पास गए, ब्रिटिशर्स के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मीर कासिम को तो एक्साइल्ड ही कर दिया गया एंड अ ब्रिटिश रेसिडेंट वाज पोस्टेड एट मुर्शिदाबाद, और उनको मुर्शिदाबाद पोस्ट कर दिया गया। जो अवध के नवाब थे सुजाउदौला, उन्होंने 5 मिलियन रुपीस दिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, आफ्टर द वॉर। और साथ में उन्होंने ब्रिटिशर्स की पावर को माना और ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने के लिए, ब्रिटिशर्स के अंडर ही रूल करने के लिए वो तैयार हो गए। And the dual system of administration started in Bengal, whereby the Diwani rights were in the hands of the British and the civil administration was in the hand of British appointed puppet Nawabs। तो इसके बाद बंगाल का कंट्रोल तो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के पास था। दीवानी राइट्स को, रिवेन्यू कलेक्शन को, सब कुछ वो खुद ही संभालते थे। और जो सिविल काम है, जो बाकी के छोटे मोटे काम है जो बच गए, उनके लिए भी वो खुद ही नवाब अपॉइंट करते थे। अगर नवाब उनके अकॉर्डिंग चल रहा है तो ठीक है, अगर नवाब उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो वो नवाब को चेंज कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हुई ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर एक्सपेंशन, बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्होंने ना इंग्लैंड से कभी पैसे मांगे, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा आ गया था, और साथ में उनके पास एक अच्छी आर्मी क्रिएट हो गई थी, उनके पास बहुत बड़ा एरिया क्रिएट हो गया था अपने आप को एक्सपेंड करने का। अब फिर आफ्टर बंगाल ब्रिटिशर्स ने किसको कैप्चर किया, मैसूर को। फिर उन्होंने किसको कैप्चर किया, मराठा एम्पायर को, जिसके अंदर आपका महाराष्ट्र वगैरह वाला सारा एरिया आ गया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही सिचुएशन आई किसकी, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन सभी चीजों को हम अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोई भी डाउट हो, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, कोई और डाउट हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज की मॉडर्न हिस्ट्री क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स एंड एंग्लो सिख वॉर्स को। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट हमें पेशेंस के साथ हर चीज को बहुत अच्छी तरह समझना है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री से। तो पहले हम मैसूर की स्टोरी को देखेंगे, फिर हम मराठास की स्टोरी को देखेंगे, देन हम सिख स्टोरी को देखेंगे। लेट स्टार्ट स्टोरी ऑफ मैसूर। अब यहाँ की स्टार्टिंग कैसे होती है? पहले मैसूर एक वायस रॉयलिटी था। किसके अंडर? विजयनगर एम्पायर के अंडर, जिसको हमने अपनी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास के अंदर कवर किया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपका अर्ली 18th सेंचुरी का टाइम था, अर्ली 18th सेंचुरी मतलब जो 750 से पहले का टाइम पीरियड था, उसके अंदर मैसूर के राजा कौन थे? उसके अंदर राजा थे आपके कृष्ण राजा वोडियार। और आपका जो मैसूर का एरिया था वो वोडियार डायनेस्टी के अंडर उस टाइम पीरियड के अंदर था। फिर क्या हुआ, कृष्ण राजा देव वोडियार के 2 मिनिस्टर्स थे। उन दोनों मिनिस्टर्स ने क्या किया? पहले तो उन दोनों मिनिस्टर्स के नाम क्या थे? नंज राजा, और दूसरे का नाम थे देवा राजा। इन दोनों मिनिस्टर्स ने क्या किया, कृष्ण राजा वोडियार को अपनी पोजीशन से हटाया और खुद मैसूर के रूलर बन गए। अब एक नाम सामने आता है हमारे, हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के फादर थे। हैदर अली क्या थे? जिस टाइम पीरियड के अंदर नंज राजा और देवा राजा का रूल चल रहा था, उस टाइम पीरियड के अंदर आर्मी के अंदर सिर्फ एक सोल्जर थे। लेकिन अब वो थे अनएजुकेटेड, लेकिन फिर भी उनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, विजन उनका बहुत बड़ा था, और वो सिर्फ एक आर्मी सोल्जर बनकर नहीं रहना चाहते थे। तो पहले हैदर अली ने क्या किया कि पहले तो हैदर अली ने अपनी आर्मी के अंदर ही अच्छी पोजीशन बनाई और आर्मी के एक इम्पोर्टेंट कमांडर बन गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इम्पोर्टेंट कब आई चीजें, जब 1761 के अंदर वो मैसूर के रूलर बन गए। 61 के अंदर क्या हुआ कि वो मैसूर के रूलर बन गए और उन्होंने इनके साथ फाइट की, और फिर उनके बाद इनका रूल खत्म हुआ और हैदर अली का रूल स्टार्ट हुआ। और हैदर अली के रूल के स्टार्ट होने के बाद ही जो मैसूर एम्पायर था वो बहुत ज्यादा हाईलाइट में आया, बिकॉज हैदर अली जो थे वो एक कैपेबल रूलर थे। उन्होंने मैसूर एम्पायर की आर्मी को काफी एक्सटेंड किया। वो खुद पहले एक आर्मी कमांडर रह चुके थे, तो उन्हें पता था कि आर्मी को कैसे एक्सटेंड करना है। इसीलिए मैसूर आर्मी उस टाइम पीरियड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी में से एक थी। साथ में उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी काम किए। उसके अलावा उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज और करी, जिसकी वजह से जो वन ऑफ द मेजर रीजन है ब्रिटिशर्स और मैसूर वॉर्स का वो था कि उनके फ्रेंच के साथ कनेक्शन। हैदर अली के फ्रेंच कंपनी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, बिकॉज वो मैसूर के अंदर टेक्नोलॉजी को लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने फ्रेंच की हेल्प ली, ताकि फ्रेंच की हेल्प से वो मैसूर के अंदर टेक्नोलॉजी को ला सके, जिनसे वो आर्मी को भी इम्प्रूव कर सके, टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव कर सके मैसूर के अंदर, और एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव कर सके। इसलिए उनके फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। अब स्टोरी आती है कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस रहे जिनकी वजह से 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। अब हम वो पहले रीजंस देखेंगे, फिर हम वन बाय वन चारों वॉर्स को देखेंगे और उनके बाद कौन सी ट्रीटी हुई और कैसे मैसूर बिल्कुल खत्म हो गया और बिल्कुल डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया। सबसे पहले आते हैं रीजंस क्या क्या थे एंग्लो मैसूर वॉर्स के। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था कि देखो, हैदर अली जब रूलर बने और हैदर अली के बाद रूलर बने टीपू सुल्तान, दोनों ही बहुत कैपेबल थे। इसीलिए इन दोनों ने जो मैसूर का रीजन था उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचा। अब मैसूर के आसपास कौन कौन से एम्पायर थे? ऊपर देखें तो हम मराठास थे, साइड में देखें तो आपका हैदराबाद वाला रीजन था, त्रावणकोर वाला रीजन था, जहां पर अलग अलग रूलर्स नवाब काम कर रहे थे।
अब जब उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया तो बाकियों को प्रॉब्लम होने लगी, उधर मराठास को भी होने लगी, त्रावणकोर, हैदराबाद, सभी रीजन्स के रूलर्स नवाब को प्रॉब्लम होने लगी। अब एक चीज तो ये होती कि जो भी हैदराबाद, मराठा, त्रावणकोर के रूलर्स थे वो खुद से हैदर अली के साथ अपने मैटर को सॉल्व कर लेते, बट इन एम्पायर्स ने ऐसा नहीं किया। और इन एम्पायर्स ने क्या किया, मराठास ने भी, हैदराबाद कार्नेटिक के नवाब्स ने भी, इन्होंने हेल्प ली ब्रिटिशर्स की, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और मैसूर का क्लैश हुआ। ये रीजन बना फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का। अब एक वॉर होने के बाद तो जब तक एक कंफर्म कंक्लूजन ना जाए जब तक वॉर होते ही रहते हैं, तो बट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन यही बना कि इन्हीं एम्पायर्स ने, इन्हीं स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर से हेल्प ली, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रीजन ये थे कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच की काफी ज्यादा रिवेलरी चल रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर, और जो मैसूर थे उसके फ्रेंच के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। इसीलिए इन यही दो मेन रीजंस थे। उसके अलावा बस कुछ और रीजंस ये थे कि यस, टीपू सुल्तान हुए, हैदर अली हो, इन्होंने ब्रिटिशर्स को वो फ्रीडम अपने एरिया के अंदर नहीं दी जो बाकी एम्पायर्स के अंदर, बाकी इंडियन टेरिटरी के अंदर ब्रिटिशर्स को मिली। तो ये भी एक रीजन था कि इसलिए भी ब्रिटिशर्स को मैसूर के जो रूलर थे, इंपॉर्टेंटली हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों पसंद नहीं थे और वो इनके साथ क्लैश करते हैं, जिसके बाद एट लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर के पास ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्ट कंट्रोल मैसूर का आ जाता है। अब आगे देखते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, जब मैसूर का टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ, किसके साथ, मराठास के साथ, उसकी वजह से पहले एंग्लो मैसूर वॉर की स्टार्टिंग हुई। With his diplomacy, हैदर अली डिटैच मराठास एंड निजाम फ्रॉम द वॉर। अब हैदर अली बहुत अच्छे थे, आर्मी सुपीरियर थी, पैसों की कमी नहीं थी मैसूर के पास, टैक्सेशन सिस्टम उनका अप्रोप्रिएट चल रहा था, सब कुछ अप्रोप्रिएट था। इसलिए जो हैदर अली थे उन्होंने मराठास और निजाम दोनों को ही वॉर से निकाल दिया और उनसे कहा कि चलो पीस मेंटेन करते हैं। एंड ही अटैक्ट मद्रास इन ब्रिटिश पोजेशन, और साथ में हैदर अली ने जो ब्रिटिशर्स का एरिया था मद्रास के अंदर उसके ऊपर भी अटैक किया। अब इस वॉर का कंक्लूजन ये है कि हैदर अली ने डोमिनेंस किया, हैदर अली ने डोमिनेंस किया और वो वॉर जीत भी गए, और ब्रिटिशर्स ने भी और मराठास और निजाम सब ने अपनी हार मान ली। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। इस ट्रीटी का कंक्लूजन ये निकला कि हैदर अली के पास उनका जितना भी एरिया है उसमें उनको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और ब्रिटिशर्स अपनी जगह अपने पास रखें। एक बेसिक सा कॉम्प्रोमाइज हो गया जिसमें दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट साथ में ब्रिटिशर्स ने एक चीज और बोली हैदर अली को कि अब इन फ्यूचर जब भी आपका मराठास के साथ, निजाम्स के साथ, कार्नेटिक, त्रावणकोर, हैदराबाद, मराठा, किसी के साथ भी कोई क्लैश होगा तो हम आपकी साइड से वॉर के अंदर उतरेंगे और उनका साथ नहीं देंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया। बट जैसा हमेशा होता जाए उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया और उस वजह से हुआ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब हुआ, 1780 टू 84 के अंदर हुआ। अब ये क्यों हुआ, ये भी सेम टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर हुआ। मराठास ने मैसूर के ऊपर अटैक किया 1771 में, सेम रीजन, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बिकॉज मैसूर का कुछ एरिया था जो मराठास को चाहिए था। बट इस टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स हैदर अली के सपोर्ट में नहीं आए। उन्होंने प्रॉमिस भी किया था बट फिर भी वो हैदर अली के सपोर्ट में नहीं आए। और उस टाइम पे हैदर अली को एक बात समझ में आई कि व्हेन इट कम्स टू ट्रस्ट, जब भरोसे की बात हो तो फ्रेंच के ऊपर भरोसा करो और ब्रिटिशर्स पर मत करो। इसलिए उन्होंने कभी भी फ्रेंच के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं किया। और जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, जब भी हैदर अली ने क्या किया, फ्रेंच को ही सपोर्ट किया और उनको साथ में माहे पोर्ट का एक्सेस भी दिया। इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर माहे के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर फुल फ्लैश तरीके से शुरू हुआ। अब इस वॉर में एक चीज तो इम्पोर्टेंट ये हुई कि हैदर अली की डेथ हो गई, बट हैदर अली की डेथ होने का मतलब ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स जीत गए। हैदर अली की डेथ होते ही जितना भी वॉर की सिचुएशन थी सबको किसने संभाला, हैदर अली के ही बेटे ने, टीपू सुल्तान,
जो काफी फेमस रूलर रहे हैं और हमने काफी सुना भी है। टीपू सुल्तान ने वॉर को संभाला और इस बैटल को क्या बोला जाता है, सेकेंड मैसूर वॉर के बैटल ऑफ पोलीलूर। और इसके अंदर जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया अपने मैसूरियन रॉकेट्स के इंट्रोडक्शन से, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी में उस टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर हम अदर इंडियन एम्पायर्स की बात करें, वो बहुत आगे थे, बिकॉज उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इंटेलिजेंस से, विजन से, फ्रेंच की हेल्प से काफी ज्यादा बिल्ड कर रखी थी। और इस तरह से सेकेंड एंग्लो वॉर के अंदर जीत किसकी हुई, टीपू सुल्तान की जीत हुई। और एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जब 1784 के अंदर वॉर एंड हुआ। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, दैट बोथ साइड्स गिव बैक ईच अदर टेरिटरीज एंड देयर पोजीशन वर रिस्टोर्ड। मतलब यहाँ भी सिचुएशन स्टेबल रह गई। हैदर अली की डेथ तो हुई, पर ब्रिटिशर्स के पास जो था उनको वो मिल गया। टीपू सुल्तान के पास उनका मैसूर एम्पायर था, उनके पास उनका पूरा मैसूर एम्पायर रहा। यहाँ तक सिचुएशन सेम रही। अब पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टीपू सुल्तान के बारे में जो औरों से अलग थी। फर्स्ट, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और साथ में ये जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। दूसरी, इन सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही प्लांटेड अ लिबर्टी ट्री इन हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। अगली चीज, ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू सिस्टम ऑफ कैलेंडर्स इन मैसूर एंड ह्यूजली डोनेटेड टू श्रीरंग शारदा पीठम। And fourth one is he started to send trade missions to countries like Turkey, France, Iran and Afghanistan. ये कुछ चीजें थी जो उनके लिए उनको डिफरेंट बनाती थी जो भी और बाकी रूलर्स उस टाइम पे इंडिया के अंदर थे, बिकॉज और कोई रूलर उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर इतना एम्बिशियस नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर नहीं था जितने की टीपू सुल्तान थे। अब बारी आई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स की। ये टाइम पीरियड था जब जो डच कंपनी थी वो इंडिया से जा रही थी। उन्होंने अपना सारा बिजनेस साउथर्न इंडिया के अंदर क्लोज कर दिया था, और जितनी भी चीजें थी, जो उनका जलील कोथल वाला एरिया था, जो वहां की सेटलमेंट थी, वो उन्होंने त्रावणकोर रूलर को हैंड ओवर कर दी। अब यहाँ पर चीजें ये आई, जो ये जली कोथल वाली जगह थी ये अंडर आती थी मैसूर एम्पायर के, पर डच कंपनी ने क्या किया कि इसको दे दिया त्रावणकोर रूलर को जाते जाते। तो यहाँ पर उन्होंने वैसे ऐसा कुछ इंटेंशनली नहीं किया, बट सिचुएशन तो क्रिएट हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया कि हमें हमारी टेरिटरी वापस दो। अब उन्होंने अटैक त्रावणकोर पे किया था, बट त्रावणकोर के सपोर्ट में कौन आए, मराठास भी आए, हैदराबाद से निजाम भी आया, और साथ में ब्रिटिशर्स भी वॉर के अंदर आ गए। अब एक साइड यू मान सकते हो कि आप ऑलमोस्ट इंडिया के मेजर एम्पायर भी, ब्रिटिश कंपनी भी, बिकॉज वहां इस टाइम पीरियड तक बाकी कोई और कंपनी तो इंडिया के अंदर इतनी मेजरली रही नहीं थी, ब्रिटिशर्स ही थे, वो भी सब कुछ एक तरफ, टीपू सुल्तान एक तरफ। इसलिए टीपू सुल्तान इस वॉर के अंदर हार गए, और ये वॉर की जो एंडिंग हुई वो हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को अपनी हाफ टेरिटरी, अपनी मैसूर की हाफ टेरिटरी इंग्लिश, मराठा और निजाम्स को देनी पड़ी, और साथ में टीपू सुल्तान को 3.3 करोड़ रुपीस भी देने पड़े। ये एंडिंग हुई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। अब फिर बात आई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। 1798 में एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए बंगाल के अंदर, वेलेस्ले, जिन्होंने काफी चेंजमेंट लेकर आए वो आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीपू सुल्तान को फंसाने के लिए उनके अगेंस्ट एक चार्जशीट बनाई, जिनके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया कि जो टीपू सुल्तान है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, अफगान्स एंड अरब्स, बिकॉज तीनों ही से टीपू सुल्तान के अच्छे लिंक्स थे, बिकॉज वो उनके ट्रेड मिशंस भी जाते थे अरब्स और अफगान कंट्रीज के अंदर, और उनके फ्रेंच के साथ अच्छे रिलेशंस थे। इस चार्जशीट के बेस के ऊपर अपनी ही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उन्होंने फिर क्या किया, वेलेस्ले ने एक उस टाइम के अंदर एक पॉलिसी अनाउंस की थी, सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हम आगे देखेंगे। उन्होंने ऑप्शन दिया टीपू सुल्तान को, क्या तो आप सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि रूलर तो टीपू सुल्तान ही रहेंगे, बट देखा जाए तो हर चीज किसके हाथ में आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में, बिकॉज इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आर्मी से रिलेटेड चीजें हैं वो ब्रिटिशर्स, और जहां आर्मी गई वहीं आप मानो सब कुछ गया, बिकॉज आर्मी के बिना कोई वॉर बैटल कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए
ये चीज ऑप्शन दिया। बट टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत एक कैपेबल रूलर थे, एक काफी अच्छे रूलर थे। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की स्टार्टिंग हुई। अब वॉर स्टार्ट कब हुआ? 17 अप्रैल 1799 को स्टार्ट हुआ और 4 मई 1799 को वो मैसूर जो किंगडम था वो भी गिर गया, साथ में टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई। और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद जो मैसूर के रूलर थे, वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किसके पास आ गया था मैसूर का? ब्रिटिशर्स के पास। बट उन्होंने नॉर्मल सिविल चीजों को मैनेज करने के लिए जो वोडियार डायनेस्टी पहले हैदर अली से पहले रूल कर रही थी मैसूर पे, वोडियार डायनेस्टी के ही एक वोडियार डायनेस्टी को ही दोबारा से मैसूर एम्पायर दे दिया गया और उन्हीं को रूलर बना दिया गया और इनडायरेक्ट सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास चला गया। अब चाहते तो टीपू सुल्तान भी चाहते तो वो जिंदा रह सकते थे और ब्रिटिश के अंडर काम कर सकते थे, बट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि ऐसे काम करने से अच्छा है, अपनी हार को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि मैं शेरों की तरह मर ही जाऊं। तो इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना और लाइक अ फ्रीडम फाइटर उनकी डेथ हो गई। ये थी द होल स्टोरी ऑफ मैसूर। अब आते हैं हम मराठास की स्टोरी के ऊपर और कैसे मराठा एम्पायर भी ब्रिटिश के पास चला गया। हम स्टार्ट करेंगे छत्रपति शिवाजी से, एक ट्री स्ट्रक्चर के साथ हम पहले उसको समझेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। मराठास की स्टार्टिंग होती है, एक सेकेंड, यस, मराठास की स्टोरी स्टार्ट होती है कहां से? मराठा एम्पायर के फाउंडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी, जिनके बारे में आपको सबको पता ही होगा। उनसे स्टार्टिंग होती है 1674 के अंदर मराठा एम्पायर की। अब छत्रपति शिवाजी के दो बेटे थे, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजाराम। अब अगर हम स्टोरी को आगे प्रोसीड करें तो संभाजी की जो वाइफ थी उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनकी एक वाइफ थी, वाइफ का नाम याद करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, और उनके सन थे साहू, जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब और राजाराम की बात करें तो उनके भी एक बेटे थे, बट उनके जो बेटे थे वो काफी छोटे थे और उनकी वाइफ का नाम था ताराबाई और उनके बेटे का नाम वैसे था शिवाजी ही था, शिवाजी सेकंड, ये उनके बेटे का नाम था। अब छत्रपति शिवाजी जी की डेथ के बाद उनका एम्पायर संभाला किसने? संभाजी ने उनका एम्पायर संभाला। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? संभाजी ने एम्पायर कब तक संभाला? 1680 से 89 तक उन्होंने एम्पायर संभाला। अब 89 के अंदर क्या हुआ कि संभाजी की डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई? औरंगजेब ने उन्हें मार दिया। अब औरंगजेब ने उन्हें मार दिया और उनके बेटे साहू को और उनकी वाइफ को जेल के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर एक बार इस चीज को साइड रखो। अब अगर हम राजाराम के ऊपर आए तो फिर 89 में जब संभाजी की डेथ हो गई और उनके वाइफ और उनके बेटे को जब जेल के अंदर डाल दिया गया, उसके बाद रूल किया राजाराम ने। कब तक? 1689 से 1700 तक उन्होंने रूल किया। अब 1700 में उनकी भी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ के बाद दोनों की डेथ हो चुकी है, तो अब अगले जो बड़े बेटे हैं उनका राजा बनने का हक बनता है। अब बड़े कौन थे? साहू। बट साहू कहाँ है? साहू तो जेल के अंदर है, बिकॉज औरंगजेब की डेथ कब हुई है? 1707, तो अभी तो 7 साल बचे हैं। अब साहू थे जेल में, तो क्या हुआ? जो राजाराम की डेथ के बाद ताराबाई जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने मराठा एम्पायर संभाला, बिकॉज जो शिवाजी सेकंड थे वो बहुत ज्यादा ही छोटे थे, बहुत माइनर थे, इसलिए उसके बिहाफ पर ताराबाई जो थी वो एम्पायर को संभालना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। अब चीजें कहाँ दोबारा से स्टार्ट हुई? चीजें दोबारा स्टार्ट होती हैं बिकॉज 1707 के अंदर क्या हुआ? जो साहू थे वो रिलीज हो गए, बिकॉज औरंगजेब की डेथ हो गई थी और जो अगले रूलर बने थे बहादुर शाह, उन्होंने साहू को रिलीज कर दिया था। फिर क्लैश शुरू हुआ किसके? साहू के और ताराबाई के बीच, दोनों के बीच क्लैश शुरू हुआ। बट चीजें वैल्यू किसको दी गई? साहू को वैल्यू दी गई और चीजें उन्हीं के अंडर आ गई। इसी टाइम पीरियड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पोजीशन
मराठास में देखी गई वो क्या थी? पोजीशन ऑफ पेशवा। पहले मराठा एम्पायर में पेशवा नहीं होते थे। यही टाइम पीरियड था जब एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी का इंट्रोड्यूस हुई मराठास के अंदर, वो थी पोजीशन ऑफ पेशवा। पहले पेशवा कौन बने मराठा एम्पायर के? एक तो ये चीज समझो कि पेशवा का मतलब ये नहीं था कि वो मराठा एम्पायर के रूलर है। पेशवा कौन होते थे मराठास में? जो फंक्शनरी हेड होते थे शुरू के अंदर, जब ये पोस्ट बनाई गई, जब पेशवा का मतलब था कि फंक्शंस को सबको हेड करेंगे पेशवा, और फिर सब रूलर होंगे अलग, और पेशवा क्या होंगे? सिर्फ फंक्शनल हेड होंगे, मतलब वर्किंग सारी पेशवा ही देखेंगे। तो आप पेशवा की पोजीशन को कम नहीं बोल सकते। अल्टीमेटली इनडायरेक्टली देखा जाए तो सारी चीजों को पेशवा ही हैंडल करना स्टार्ट कर चुके थे। इसके बाद जो पहले पेशवा बने वो बने आपके पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये आपके पहले पेशवा बने, और ये कब तक पेशवा रहे? 1713 से 1720 तक ये पेशवा रहे। अब इनके टाइम पीरियड के अंदर ही क्या हुआ कि जो पेशवा वाली पोजीशन थी उसको हेरिडिटरी बना दिया गया। उसको हेरिडिटरी बना दिया गया मतलब कि अब इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे होंगे वो पेशवा बनेंगे। इस टाइप से सिस्टम को चला दिया गया। यही एक टाइम पीरियड था पेशवा बालाजी विश्वनाथ वाला, जब जो है आपका जो मराठा एम्पायर है वो 5 हाउसेस के अंदर डिवाइड हुआ। और वो 5 हाउसेस कौन कौन से थे? जो पूना पे रूल किया उनको क्या बोला जाता था? पेशवा ऑफ पूना। सेकंड क्या थे? भोसले ऑफ नागपुर। फिर थर्ड आपके कौन हुए? थर्ड आपके थे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। और फिर आपके फोर्थ थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर। और लास्ट है आपके होलकर्स ऑफ इंदौर। ऐसे करके 5 हाउसेस के अंदर आपका मराठा एम्पायर डिवाइडेड हो गया। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आई। अब 1720 तक पेशवा बालाजी विश्वनाथ का रूल चला। अब उसके बाद जो रूल आया वो आपका आया बाजीराव वन। जो आपने अगर बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो उसमें जो बाजीराव हैं वो यही थे। बाजीराव वन का रूल आया। इन्होंने रूल कब तक किया? इन्होंने रूल किया 1720 से लेकर 1740 तक। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 20 साल के अंदर इवन अ सिंगल बैटल भी ये नहीं हारे। इन्होंने मराठा एम्पायर को काफी ज्यादा पुश किया, काफी ज्यादा उसको एक्सपेंड इन्होंने किया, और इनका टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा मराठा एम्पायर के लिए। और जिसमें कि इन्होंने मुगल्स की पावर को भी और कम कर दिया था। हालांकि मुगल्स ऐसे भी कमजोरी चल रहे थे, बट फिर भी इन्होंने भी मराठा एम्पायर की जो टेरिटरी थी उसको नियर अबाउट नर्मदा रिवर तक एक्सपेंड किया। और साथ में इनकी एक बहुत फेमस इन्होंने एक चीज बोली थी, वो थी लेट अस इस्टेब्लिश हिंदू पदपद शाही, कि ये एक हिंदुज्म दोबारा से इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब इनका 20 साल का रूल रहा। उसके बाद चीजें खराब होना शुरू हुई मराठा एम्पायर के लिए। इनकी डेथ के बाद रूल आया बालाजी। ये नाम थोड़े से सेम से हैं बट हमें करना पड़ेगा। बालाजी बाजीराव, जिनको फेमसली नाना साहेब भी बोला जाता है। इनका रूल आया। इन्होंने रूल कब तक किया? 1740 से लेकर 61 तक इन्होंने रूल किया। इनके टाइम पीरियड के अंदर एक चीज हुई थी। वो क्या हुई थी? आप 1749 के अंदर क्या हुआ? एक संघोला एग्रीमेंट हुआ। अब संघोला एग्रीमेंट में क्या था कि इस टाइम पीरियड के अंदर साहू की डेथ हुई थी, जो ऑफिशियली रूलर माने जाते थे मराठा एम्पायर के। और उस टाइम पीरियड तक पेशवा को क्या माना जाता था? फंक्शनरी हेड। अब साहू की डेथ के बाद ये संगोला एग्रीमेंट किया गया 1749 में, और फिर माना गया कि जो पेशवा होंगे पेशवा ही रूलर होंगे, और सारी पावर
इनडायरेक्टली पहले भी थी, बट इस एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ, जितनी पावर है वो सारी पावर ही पेशवा के पास ही होगी और सब कुछ बालाजी बाजीराव के हाथ में आ गया और वही रूलर हो गए, वही पेशवा हो गए मराठा एम्पायर के। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंजमेंट इनके टाइम पीरियड के अंदर आया। जो अलावर्दी खान के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, उन उनसे जो ओडिशा वाला रीजन लिया गया था वो भी बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड के अंदर ही लिया गया था। अब इनके टाइम पीरियड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई। इनका रूलर कब तक चला, 61 तक। 61 में सबसे बड़ा सेटबैक मिला मराठा एम्पायर को, वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो मराठा एम्पायर ने लड़ा, जिसके अंदर ये बहुत बुरी तरह हार भी गए और जिसकी वजह से, उसी के सदमे की वजह से वो चीज जो थी वो बालाजी बाजीराव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी बाद में डेथ हो गई। हालांकि ये वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट वो जो एक सदमा होता है, एक स्ट्रेस होता है, उस डिप्रेशन की वजह से, उस हार को ना बर्दाश्त करने की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब पहले हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को देखेंगे, फिर हम आगे की मराठा स्टोरी को रिज्यूम करेंगे। Battle of Panipat 1761. Even when Marathas had gained mastery over a large part of India, there was never any attempt to establish an all India empire. बेशक मराठास ने काफी चीजें इंडिया के अंदर काफी जगह अपने आप को एक्सपेंड करा, बट फिर भी कभी ऐसा नहीं था कि मराठास ऑल इंडिया एम्पायर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और थोड़ी बहुत जो होप थी भी, वो भी बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा से खत्म हो चुकी थी। अब इस कंक्वेस्ट के अंदर क्या था, देयर कंक्वेस्ट एल्सवेयर वुड रेयरली गो बियॉन्ड द कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी। अब ये दोनों टर्म्स हमने अब हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर समझी थी। मराठा जहां भी अपने आप को एक्सपेंड कर भी रहे थे ना, तो वहां से भी वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ना वो वहां की आर्मी को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड थे, ना ही वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे। वो सिर्फ चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करते थे, जिनसे सिर्फ उनकी ट्रेजरी फुलफिल हो रही थी, उनके पास पैसा आ रहा था, नथिंग एल्स। इसलिए भी एक ये इंपॉर्टेंट नेगेटिव फैक्टर रहा मराठास के लिए कि उन्होंने एक्सपेंड करा, बट एक्सपेंड कर कर भी नहीं किया, वो एक चीज थी। अब उसके बाद क्या हुआ, As a result, it was difficult to hold over the entire region and soon the Afghan invasion. हमने देखा था पहले नादिर शाह का इन्वेजन था, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा। फिर इन्वेजन किसने स्टार्ट किया था नादिर शाह के बाद, अब्दाली ने स्टार्ट किया था। अब अब्दाली ने जब इन्वेजन स्टार्ट किया, उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए अब्दाली का जो डायरेक्ट क्लैश है वो मराठास के साथ हुआ और जिसकी वजह से बैटल ऑफ पानीपत हुआ। अब उस बैटल के अंदर क्या था कि अब्दाली को कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे, जाट सपोर्ट कर रहे थे, रोहिल्ला सपोर्ट कर रहे थे, अरब के जो अवध के जो रूलर थे सुजाउदौला, जो बाद में बैटल ऑफ बक्सर के बाद खत्म हो गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। अब इस बैटल के अंदर क्या हुआ, नियर अबाउट 50,000 कैजुअलिटीज आई, ऑफ विच द मेजोरिटी वर मराठा, जिसमें से मैक्सिमम कौन थे, मराठास ही थे। मराठास को लेड कौन कर रहे थे, मराठा जनरल सदाशिव राव भाऊ एंड जो पेशवा विश्वास राव, और साथ में कौन, पेशवा विश्वास राव, जो किसके बेटे थे, बालाजी बाजीराव के बेटे थे। अब इनकी भी डेथ हो गई थी, इसीलिए उनको ज्यादा डिप्रेशन हो गया कि उनके बेटे की भी डेथ हो गई और वो वॉर हार भी गए, इसीलिए उनकी भी डेथ हो गई। वर ऑल्सो किल्ड इन द बैटल। When Peshwa heard the news of the defeat, he also died due to shock. अब नेदर मराठास नॉर अफगान बेनिफिट फ्रॉम दिस बैटल। इस बैटल की सबसे बुरी बात ये थी, इतनी कैजुअलिटीज के बाद, इतने लोगों की डेथ के बाद, मराठास एम्पायर बिल्कुल बुरी तरह से अपनी पीक से वापस नीचे भी आ गया। पर फायदा ऐसा नहीं था कि अब्दाली को कोई फायदा हो, फायदा अब्दाली को भी नहीं हुआ और कोई सी भी पार्टी को इस बैटल से कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से ये भी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन इंडिया पर रूल करेगा और कौन नहीं करेगा। इसकी वजह, ये एक इम्पॉर्टेंट वजह थी, अब रूल्स ना अफगान्स कर पा रहे थे, ना मुगल कर पा रहे थे, ना मराठास कर पा रहे थे, ठीक है। और उस साइड जो हैदर अली ने बनाया वो भी बाद में चीजें खराब कर दी गई। तो ये एक बहुत ऐसा टाइम पीरियड था जिसने एक बिल्कुल क्लियर पाथ दे दिया ब्रिटिशर्स को कि हाँ, अब तुम ही अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करो और तुम ही इंडिया के ऊपर रूल करो।
and within a short period of time the Marathas fortune was restored. ऐसा नहीं है कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद दोबारा मराठास की किस्मत चमकी ही नहीं, एक बार चमकी बिकॉज ऑफ 3 पर्सन्स। पेशवा की वजह से, नाना फडणीस जो एक इम्पॉर्टेंट उस टाइम पीरियड के अंदर मेंबर हुए मराठास के, और एक महाजी सिंधिया। इनके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा भी था, लास्ट क्लास के अंदर, कि इन्होंने कैसे दोबारा से शाह आलम को उनकी सीट दी और कैसे उन्होंने रोहिल्यास को दिल्ली से भगाया। महाजी सिंधिया रेस्क्यूड मुगल एम्परर शाह आलम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली बट अंडर मराठा सुजेंट। लेकिन उन्होंने रखा उनको मराठा एम्पायर के अंडर, बट एटलीस्ट वो उनको वापस दिल्ली तो लेकर आई इलाहाबाद से, बिकॉज हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स ने उनको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था, और साथ में उन्होंने रोहिल्यास से भी रिवेंज लिया। अब हम आगे स्टोरी को रिज्यूम करते हैं। अब इनके बाद मराठा एम्पायर की स्टोरी आई माधव राव पर। माधव राव जिन्होंने 1761 टू 1772 तक रूल किया, ये पेशवा बने। अब इनके थोड़े से टाइम, इसी टाइम पीरियड के अंदर 2 इंपॉर्टेंट हस्तियां थी मराठा एम्पायर के अंदर, एक आपके नाना फडणीस और दूसरे आपके महाजी सिंधिया, जिन्होंने दोबारा से मराठास की जो सुपीरियरिटी थी उसको वापस लाने में हेल्प की और दोबारा से मराठा एम्पायर को एक्सपेंड किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि माधव राव की डेथ हो गई। अब इनकी डेथ के बाद रूलर कौन बने? नारायण राव। नारायण राव बने, जो सिर्फ 1 साल तक रहे, और 1 साल के अंदर अंदर ही वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। उनकी डेथ नहीं हुई, उनका मर्डर हुआ। उनका मर्डर किसने किया? नारायण राव। नारायण राव का मर्डर किया रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने उनका मर्डर किया, और रघुनाथ राव ने कितने टाइम तक रूल किया? सिर्फ 1 साल तक। मर्डर करने के बाद भी उनको परमानेंट पेशवा बनने का मौका नहीं मिला। किसकी वजह से? नाना फडणीस की वजह से। बिकॉज नाना फडणीस को पता था कि अगर रघुनाथ राव के हाथ में पावर रही तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे, मराठा एम्पायर को खत्म कर देंगे। इसलिए नाना फडणीस ने क्या किया? 12 एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेल्प ली और जो रघुनाथ राव थे उनको हटा दिया पावर से। अब जब रघुनाथ राव को नारायण राव की डेथ करने के बाद, उनका मर्डर करने के बाद भी जब पावर नहीं मिली, तो रघुनाथ राव ने क्या किया, जिसकी वजह से मराठा एम्पायर के फॉल होने की स्टार्टिंग हुई। अब हम वो देखते हैं। अब रघुनाथ राव ने क्या किया कि वो कहाँ गए? अब सबसे प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी इंडियन रूलर्स में कि उन्होंने अपनी हर चीज का सॉल्यूशन किसको समझा? ब्रिटिशर्स को, और उसी चीज का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और बाद में जाकर इंडिया के ऊपर रूल किया। अब रघुनाथ राव को जब हटाया गया पेशवा से, वो कहाँ गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ब्रिटिशर्स के पास। वो ब्रिटिशर्स के पास गए और उन्होंने ब्रिटिशर्स को जाकर बोला कि आप मुझे दोबारा से पेशवा बनाने में हेल्प करें। बदले में उन्होंने ब्रिटिशर्स को 2 टेरिटरी गिफ्ट की, एक सालसीट की और दूसरी बसेन की। ये 2 टेरिटरी उन्होंने ब्रिटिशर्स को गिफ्ट की और ब्रिटिशर्स से अपील की कि आप मुझे दोबारा से पेशवा बनाओ, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनके साथ टेरिटरी जो ट्रीटी थी वो साइन की, बिकॉज उनको 2 टेरिटरी मिल रही थी। और उसकी वजह से आपका हुआ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कब हुआ? 1775 टू 82, जिसके अंदर क्या हुआ? When Nana Furness granted a port to the French on the west coast, the English got an excuse to attack Pune. अब ब्रिटिशर्स को, बिकॉज उन्होंने रघुनाथ राव को बोला था तो उनको अटैक तो करना था, अब उनको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो आपको चाहिए होता है। तो उनको एक्सक्यूज ये मिल गया कि नाना फडणीस ने फ्रेंच को वेस्ट की कोस्ट का एक पोर्ट दिया है, और फ्रेंच तो हमारी रिवेलरी है, फ्रेंच से हमारी बनती नहीं, तो इस बहाने से हम क्या करेंगे? हम अटैक करेंगे। और उन्होंने पूना के ऊपर अटैक किया। उस टाइम पे मराठा एम्पायर, जो मराठा की आर्मी थी, उसको किसने संभाला? महाजी सिंधिया ने संभाला, जिन्होंने ब्रिटिश को हराया 2 बैटल्स के अंदर, बैटल ऑफ वडगांव और बैटल ऑफ तालेगांव, दोनों के अंदर ब्रिटिशर्स को हरा दिया। अब जब उनकी हार हुई, उसके बाद क्या हुआ? जो बॉम्बे यूनिट थी कंपनी की, उसने गवर्नर जनरल, उस टाइम पर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर जो गवर्नर जनरल बंगाल के होते थे वही आपके सारी चीजें इंडिया के अंदर संभालते थे।
उस टाइम पीरियड तक वो चीजें नहीं आई थी कि अभी इंडिया का एक गवर्नर जनरल होगा, बिकॉज बाद में चेंज करके क्या होते थे, गवर्नर ऑफ इंडिया होते थे, फिर बाद में वायसरॉय ऑफ इंडिया बनना स्टार्ट हो गए थे। अब उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग से अपील की, जिसके बाद क्या हुआ, हेस्टिंग्स रिक्रिएटेड द स्ट्रेटेजी। हेस्टिंग ने क्या किया, दोबारा से स्ट्रेटेजी बनाई और महाजी सिंधिया को हरा दिया। और उसके बाद एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, काफी बार मेंस में पूछी भी गई है, तो आपको सारी ट्रीटीज याद रखनी है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री मेंस के अंदर भी आती है, इसीलिए हम इसको इतना ब्रीफली कवर कर रहे हैं। अब फिर एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। एज पर दिस ट्रीटी क्या हुआ, द कंपनी रिटेन्ड इट्स कंट्रोल ऑन सेल्सिट एंड भरूच एंड मराठास रिटेन्ड देयर कंट्रोल ऑन बसीन। ये उनका फैसला हुआ कि ये दो टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास, बसीन की टेरिटरी मराठास के पास। और मराठास को साथ में क्या बोला गया कि आप किसी भी तरह से फ्रेंच की हेल्प नहीं करेंगे और उनको बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर देंगे। ये बात भी मराठास ने मान ली। और साथ में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश एग्रीड टू पेंशन ऑफ देयर पोर्टुगीज रघुनाथ राव। साथ में रघुनाथ राव को पेंशन मिलने लग गई। और साथ में मराठास ऑल्सो गेव अश्योरेंस दैट इन द फ्यूचर दे विल फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट मैसूर। अब आप ये 1782 का टाइम पीरियड देखोगे तो इस टाइम पीरियड को अगर आप मैसूर से कनेक्ट करोगे तो आपका पता होगा कि यहाँ तक 2 मैसूर वॉर हो चुके थे, तो दूसरा वाला चल रहा था। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर मराठास ने ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस किया कि जब भी आप मैसूर के साथ लड़ोगे, इसके बाद तो 2 और वॉर हुए ना मैसूर के साथ, हम हमेशा आपके साइड ही लेंगे। साथ में एक चीज और हुई, इन 1795 सवाई माधवराव कमिटेड सुसाइड ड्यू टू हाई हैंडेडनेस ऑफ नाना फडणवीस। जो माधवराव थे, जिनको दोबारा से मे बी उन्हीं को पेशवा बनाया जाता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बिकॉज उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा था कि नाना फडणवीस जो थे वो सब कुछ इतना हैंडल कर रहे हैं और उनका काफी डोमिनेंस था। अगर कोई वीक रूलर होगा तो उसके जो भी नोबल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो उसके ऊपर डोमिनेंस करेंगे, तो उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हुआ और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। अब इसके बाद एक चीज और आई, आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हो गया। उसके बाद एम्पायर को किसने संभाला, उसके बाद एम्पायर को संभाला बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव सेकंड ने संभाला 1795 से 1811 तक बाजीराव सेकंड ने मुगल एम्पायर को संभाला। अब एक पहली चीज, ये लास्ट पेशवा थे, इसके बाद कोई पेशवा का सिस्टम बचा ही नहीं मराठा में, क्योंकि मराठा एम्पायर खत्म हो गया था। दूसरा, ये किसके बेटे थे, सन ऑफ रघुनाथ राव। तो इनमें कुछ अपनी फादर की क्वालिटीज थी जिसकी वजह से इन्होंने मराठा एम्पायर को बिल्कुल ही खत्म करवा दिया। अब पहली चीज तो क्या हुई, 1800 के अंदर जो नाना फडणवीस थे उनकी डेथ हो गई, तो उनका तो चैप्टर ही खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो बाकी हाउसेस हमने देखे थे, होलकर, सिंधियाज, वो भी पेशवा के सपोर्ट में क्या हो गए थे, डिवाइडेड हो गए थे। और उनके बीच में भी क्लैश था, बिकॉज जो होलकर्स थे, उनके जो रूलर थे, जो विठोजी राव होलकर, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो चीजें भी काफी ज्यादा क्लैश चल रहा था। और उनकी डेथ कैसे हुई थी, ड्यू टू बाजीराव सेकंड। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो होलकर्स के दूसरे दोबारा से जो उनके यंगर ब्रदर राजा बने, जिनका नाम था यशवंत राव होलकर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुणे के ऊपर अटैक किया। और किस टाइम पीरियड के अंदर किया, जिस टाइम पे बाजीराव सेकंड संभाल रहे थे, फडणवीस की डेथ हो चुकी थी, तो अब सब सारी चीजें इन्हीं के हाथ में चल रही थी। अब इन्होंने, यशवंत राव ने क्या किया, पुणे के ऊपर अटैक किया और पुणे को डिफीट भी कर दिया। पुणे को डिफीट भी कर दिया। अब डिफीट होने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई, अब बाजीराव सेकंड ने सोचा, जो उनके फादर ने किया, उन्होंने सेम चीज की। जब उनको डिफीट मिली तो उनको भी एक ही सोल्यूशन दिखा कि चलो ब्रिटिशर्स के पास चलते हैं। तो उन्होंने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प ली और ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ बसेन। उन्होंने भी ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की, विच वॉज बेसिकली क्या था, एक सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उनके साथ ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की, जिसके बदले में ब्रिटिशर्स ने उनको क्या प्रॉमिस दिया कि वो होलकर से वॉर करेंगे और बाजीराव सेकंड को प्रोटेक्ट
करेंगे, जिसकी वजह से आपका हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में से लेकर 1805 तक चला। इसके अंदर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने बाजीराव सेकंड की हेल्प की और होलकर्स को डिफीट कर दिया और उनके ऊपर काफी हैवी पेनल्टीज को लगाया और दोबारा से बाजीराव सेकंड को ही एज अ पेशवा ऑफ पूना रहने दिया, बिकॉज उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था क्या। ये एक सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस किया था वेलेस्ले ने 1798 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ब्रीफली याद होना चाहिए बिकॉज मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस सेम टाइम पीरियड के अंदर हुआ, दिस पॉलिसी प्लेस्ड अ मेजर रोल इन द ब्रिटिश। एक ये पॉलिसी और एक बाद में डलहौजी पॉलिसी लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो पॉलिसी ऐसे थी जिनके फायदे से ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया के अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर दिया था। अब इसके मेन प्रोविजंस क्या थे, जो भी रूलर सब्सिडियरी अलायंस के सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उस रूलर के अंदर क्या होगा कि जैसे मद्रास है, मद्रास का एरिया है, उस मद्रास एरिया के अंदर आर्मी किसकी रहेगी, ब्रिटिशर्स की। अगर मद्रास ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया तो आर्मी किसकी रहेगी, ब्रिटिशर्स की। पर ऐसा नहीं है कि आर्मी ब्रिटिशर्स की है तो ब्रिटिशर्स उसको मेंटेन करेंगे, नहीं, मेंटेन कौन करेगा, वो रूलर। तो एक चीज तो ये हो गई, साथ में एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा रूलर के कोर्ट के अंदर, उसको भी रूलर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मद्रास या मराठा कोई भी जिन जो सब्सिडियरी अलायंस का पार्ट है वो किसी और के साथ कोई अलायंस नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के साथ भी नहीं, किसी और एम्पायर के साथ भी नहीं। सपोज कि अगर मद्रास ने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर रखा है तो मद्रास सोचे कि चलो मैं मराठास की हेल्प लेता हूँ, नहीं ले सकता, उनको पहले ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो किसी और को अलायंस नहीं बना सकते। उसके साथ साथ क्या था, द कंपनी एश्योर टू प्रोटेक्ट द इंडियन पावर फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और इंटरनल डेंजर। साथ में कंपनी ने ये भी एश्योर किया कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे। हालांकि उस टाइम पर खतरा खुद कंपनी ही थी। एंड इफ द इंडियन रूलर फेल्ड to make the payment required by the alliance, then part of their territory was to taken away as a penalty. अब अगर इनमें से कोई भी चीज वो रूलर फुलफिल नहीं कर पाए, चाहे वो मद्रास का हो चाहे वो मराठा का हो, तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होंगी कि उनकी जो हाफ टेरिटरी होगी वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को मिल जाएगी। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो गया, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को बाजीराव सेकंड ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको यही मेंशन कर देती हूँ कि एक्सेप्ट तो उसने कर लिया, बट प्रॉब्लम ये आई कि कुछ टाइम पीरियड तक तो उसने एक्सेप्ट रखा, बट एक टाइम पीरियड के अंदर बाजीराव को ये हुआ कि बस अब तो नहीं हो रहा, अब तो ये चीजें उससे भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो उसने एक लास्ट ट्राई करके देखा कि क्या पता मैं ब्रिटिशर्स को हरा ही दूं और सारी चीजें मेरे कंट्रोल में आ ही जाए। उस ट्राई के साथ एक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो ट्राई फेल ही हुई। Treaty of Basen or subsidiary alliance wounded the feeling of Maratha Sardars. So they saw the treaty as an absolute surrender of Maratha's pride and independence. A repentant Bajirao II made a last bid to regain independence from the British by rallying all the Maratha Sardars with them. अब पूरे मराठास, जितने भी मराठास के लोग थे, सरदार थे, सबके सेंटिमेंट्स हर्ट थे कि उनको किसी बाहर की कंपनी के अंडर काम करना पड़ रहा है। उनकी जो प्राइड थी, जो एक मराठा प्राइड होती है, वो बहुत ज्यादा फीलिंग थी, वो सब कुछ हर्ट थी। तो उन्होंने बाजीराव सेकंड का साथ दिया और बाजीराव सेकंड को भी बोला एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं, और बाजीराव सेकंड ने भी उनका साथ दिया और सोचा कि हाँ लास्ट ट्राई करेंगे, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। इस वॉर को लेड किसने किया था, होलकर्स ने। बट ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह मराठा सरदार्स को, बाजीराव सेकंड को, होलकर्स को हरा दिया। और इसकी डिफीट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश टुक फुल कंट्रोल ऑफ पेशवा डोमिनियन एंड द हाउस ऑफ पेशवा वाज अबॉलिश्ड। पेशवा जो एक फंक्शनरी हेड की तरह पोजीशन स्टार्ट हुई थी, फिर रूलर बने, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हुई, मराठा एम्पायर खत्म हो गया, सब कुछ ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया और चीजें खत्म हो गई। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में ज्यादा कुछ नहीं है। पहली चीज ये है, पंजाब को इस्टेब्लिश किया था महाराज रंजीत सिंह ने आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की डेथ कब हुई थी, फर्रुख सियार के टाइम पीरियड के अंदर, जो
मुगल एम्पायर के रूलर बने थे। कब? 1713 के अंदर बने थे, 1720 तक रहे थे फर्रुखसियार। उन्हीं के टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने बंदा बहादुर पे अटैक करवाया था और बंदा बहादुर की डेथ हो गई थी। तो जितनी भी चीजें थी ना पंजाब की या फिर सिख कम्युनिटी की, वो चीजें किस में डिवाइडेड हो गई थी? मिसेस में डिवाइडेड हो गई थी। और टोटल बोला जाता है ऐसे 12 ग्रुप्स थे जो सिख जो थे लोग उनके बने थे, जिनमें से जो रंजीत सिंह थे वो किससे बिलोंग करते थे? शुकर चकिया से बिलोंग करते थे। और सबसे ज्यादा जो पंजाब था उसने ग्रोथ भी कब दिखाई थी? रंजीत सिंह के टाइम पीरियड के अंदर ही उन्होंने ग्रोथ दिखाई थी। रंजीत सिंह ने सभी सिक्स को यूनाइट किया, जितनी भी ये मिसेस थी 12, इन सबको कंबाइन किया और एक पंजाब, सिक्स स्टेट ऑफ पंजाब का क्रिएशन किया। और साथ में रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर मॉडर्न तरीके से अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश किया। और साथ में अपनी आर्मी को इस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स जैसे वेंटोर, अलार्ड, इन सब की हेल्प ली और अपनी सिख आर्मी को और ज्यादा अपग्रेड किया। और ब्रिटिशर्स के बाद उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी थी तो वो थी सिख खालसा आर्मी। अब चीजें क्या हुई? अब सब कुछ अच्छा चल रहा था रंजीत सिंह के रूल के टाइम पीरियड पे। फिर रंजीत सिंह ने सोचा कि चलो सतलुज को क्रॉस कर कर और भी एरिया को एक्सपेंड करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोकल चीफ्स के साथ महाराज रंजीत सिंह के क्लैश हुए और उन लोकल चीफ्स ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 के अंदर। और उस ट्रीटी से दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई। औरों की तरह नहीं हुआ, ये स्टोरी में थोड़ा सा चेंजमेंट यही आया कि रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हुई, जिसमें दोनों ने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया रंजीत सिंह की जो टेरिटरी है सतलुज के उस पार, जो पंजाब वाला रीजन है, वहां हम नहीं घुसेंगे और सतलुज को पार कर कर रंजीत सिंह इस साइड अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो ये एक टेरिटरी के साथ इन दोनों के बीच में ये फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई। अब सिचुएशन पंजाब में जब बिगड़ी, जब 1839 के अंदर रंजीत सिंह की डेथ हुई, बिकॉज जो ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप थी, वो तो रंजीत सिंह के साथ थी, ना कि पूरे पंजाब स्टेट के साथ। अब इनके बाद कोई ऐसा कैपेबल रूलर भी सिख स्टेट के अंदर नहीं आया। काफी क्विकली शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ही काफी रूलर्स अपॉइंट हुए, जैसे खड़क सिंह, नबी महाल सिंह, शेर सिंह, दुलीप सिंह। और जब दुलीप सिंह की पावर थी उस टाइम पीरियड के अंदर, रानी जिंदन हर चीज को संभाल रही थी। इस टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिशर्स ने दोबारा से पंजाब पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर किया और साथ में खालसा आर्मी को ह्यूमिलिएट भी किया, बिकॉज उनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी खत्म हो चुकी थी और अब वो इंटरफेयर करने के लिए आजाद थे। तो उन्होंने क्या क्लेम दिया, जो बहाना उनको देना था, तो उन्होंने बहाना दिया कि सतलुज के ऊपर ये ब्रिज बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, इस टाइप से एक्सक्यूज क्रिएट करके पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 के अंदर, जिसके अंदर रानी जिंदन को बहुत बुरी तरह हरा दिया गया और एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। उस ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ में क्या हुआ कि हाफ ऑफ द पंजाब टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई, और साथ में जो खालसा आर्मी, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी थी उस टाइम पीरियड की, वो भी, उसकी भी जो हाफ, वो भी हाफ ब्रिटिशर्स के पास चली गई और सिर्फ साइज में हाफ ही पंजाब स्टेट के पास रह गई। फिर क्या हुआ कि 1848 के अंदर फिर से एक एक्सक्यूज का बहाना ब्रिटिशर्स को मिल गया, बिकॉज मुल्तान मुलराज के अंदर एक स्मॉल इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक्सक्यूज मिला और उन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर किया, जिसके अंदर उन्होंने पूरे पंजाब को 30 मार्च 1849 को अनेक्स कर लिया और पंजाब स्टेट भी ब्रिटिश के अंडर आ गया। इस तरह से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया, जो बीच के कुछ एम्पायर्स बच गए, उनके अलावा सब कुछ, हर तरफ इंडिया के चारों तरफ की चीजें उनके अंडर आ गई थी। नीचे भी आ गई थी बिकॉज मद्रास, तमिलनाडु, केरला वाला जो भी आज का रीजन है, इधर हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश वाला, ये सब कुछ ब्रिटिश के अंडर था। ये मराठा वाला एरिया भी उनके अंडर था। फिर उधर एक कॉर्नर पे आपके बंगाल है, बंगाल वाला एरिया भी उनके अंडर आ चुका था। ऊपर पंजाब, मुल्तान, जो भी पाकिस्तान, वो सारा एरिया भी ऑलमोस्ट उनके अंडर आए थे। बीच के कुछ स्टेट बचे थे, जैसे आपका झांसी था और कुछ स्टेट थे जो बहुत स्मॉल स्मॉल एरिया के अंदर थे, उनमें थोड़ी बहुत चीजें बची थी, वो बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ उन्होंने ली, जिसकी वजह से बाद में आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ। तो अब हम कल की क्लास में पहले देखेंगे कि
1700 से लेकर 1857 तक ब्रिटिशर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया, उनकी क्या पॉलिसीज थी, उनका पुलिस सिस्टम, उनका जुडिशरी सिस्टम, उनके जो एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पेट्स एक्ट और चार्टर एक्ट, उन सबको समझेंगे। उन सारी चीजों को समझकर और उनकी जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर करके फिर हम मूव करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 और फिर उसके बाद अपनी आगे की फर्दर हिस्ट्री, जो कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम ने फिर से एक जो टर्न लिया, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो हम कल की क्लास में और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। Like the video, share the video, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.